Chapter number 7. Name of the chapter is integration. देखो इंटीग्रेशन बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दो पार्ट इसके अंदर हमारे पास है, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ खास काम नहीं है, सिर्फ इसके अंदर लिमिट लगती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, दो लिमिट होती है इसके अंदर। इंटीग्रेशन a to b fx dx ये आता है हमारे पास, ठीक है जी। तो मेन चीज हमारे पास जो समझने वाली है वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम सबसे पहले जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं वो है हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन होता क्या है, नोट कर लें अपने पास। इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation। ठीक है जी। इंटीग्रेशन हमारे पास जो है वो रिवर्स प्रोसेस होती है किसकी, डिफरेंशिएशन की। क्या मतलब है, कैसे है, समझो एक मिनट के लिए बोर्ड पे। जैसे कि आप लोगों के पास फार्मूला होता था, एक मिनट के लिए ध्यान दें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता था भाई, 1, यही होता था। तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो इधर की तरफ इसका यानी कि क्या होगा, x होगा। तो जो पहला फार्मूला हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ, ये सिंबल होता है इसकी तरह बनता है, इसको लंबा खींच के इंटीग्रेशन ऑफ, पढ़ते हैं आप लोग फिजिक्स में भी इस सिंबल को, बहुत सरफेस के लिए यूज होता है। इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग होता है फैलाना, ठीक है जी, एक्सपेंड करना। और डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है छोटा करना। डी बाई डी एक्स मीन्स छोटा करना, इंटीग्रेशन मीन्स एक्सपेंड करना। जब भी आप किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एक छोटा सा पार्ट लेकर उसे किसी वैल्यू 0 से एप्सिलॉन 0 तक उठाकर इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब उस वैल्यू तक उसको एक्सपेंड कर देते हैं आप। तो वो चीज जो एक्सपेंशन हमारे पास होता है वही एक्सपेंशन को हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग है एक्सपेंड करना। अब वो जो आप लिमिट लगाते हैं इसके ऊपर, यहां से यहां तक, ये टू ये लिखते हैं ना फिजिक्स के अंदर, लोअर लिमिट यहां लगाते हैं, अपर लिमिट यहां लगाते हैं, वो पार्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। लेकिन जो शुरुआत है इंटीग्रेशन की वो इनडेफिनेट से है। तो बात कर रहे थे सबसे पहले फार्मूले की। किसी भी कांस्टेंट मान लीजिए a का मुझे डिफरेंशिएशन करना है a dx। जैसे आप d बाई डी एक्स लिखते थे, बाय में dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x होता था, ऐसे इंटीग्रेशन a dx का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन के साथ dx लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर इंटीग्रेशन के साथ dx नहीं लिखा तो टीचर नंबर काट सकता है आपको, पूरा राइट आंसर के पास। आप क्या करेंगे, a को बाहर ले लेंगे, बच गया 1 dx। आपको अभी भी बताया था x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो ये आपके पास आ गया a इंटू एक्स। अब यहाँ एक ये इंटीग्रल कांस्टेंट लगता है, c जो है ये क्या कहलाता है, इंटीग्रल कांस्टेंट। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे c ही लिखा जाए इंटीग्रल कांस्टेंट के रूप में, आप k भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि सर वाई भी पुट इंटीग्रल कांस्टेंट हियर, हम यहाँ पे
इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, क्या वजह होती है इंटीग्रल कांस्टेंट लगाने की। अब कुछ का कहना ये होता है बस लगाते हैं, कुछ कह देते हैं टीचर्स बस लगाते हैं, मेथड है, लगाना है। अरे भाई डिफरेंशिएशन के दौरान जो कांस्टेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं उन्हें रीजनरेट करने के लिए इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पर लगा दिया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई आप मुझे ये बताइए, 1 मिनट के लिए इसे नोट मत करिएगा, कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3, मैं आपसे ये कहूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स, हाँ जी क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा। मैं भी यही कहूंगा कि हाँ 2 होगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास 2 है। तो अगर मैं इसको दोबारा से इंटीग्रेट करता हूं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, तो 2 बाहर आएगा, x का 1 का x हो जाएगा, 2x आ गया। अगर मान लो मैं c नहीं लगाता हूं तो वापस से मुझे फंक्शन क्या मिला, 2x। मैंने क्या कहा था सर आपसे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब जो फंक्शन हमारे पास था उसे जब हमने डिफरेंशिएट करा तो हमें 2 मिला, तो उसे वापस से इंटीग्रेट करके 2x + 3 मिलना चाहिए था, लेकिन 2x + 3 नहीं मिला, सिर्फ क्या मिला, 2x मिला। वो जो 3 था वो कहाँ गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन के दौरान वो 0 हो गया, इसलिए जब हमने इंटीग्रेट करा वापस से तो वो हमें नहीं मिला। तो वो जो कांस्टेंट्स डिफरेंशिएशन के दौरान गायब हुए होते हैं उसे वापस से जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट का यूज करते हैं। अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर c की वैल्यू नहीं लगाई तो 100% आपके नंबर कटेंगे। कोई टीचर नहीं काट रहा तो वो उसकी दरियादिली है आपके प्रति कि वो आपके नंबर नहीं काट रहा, लेकिन मेरे जैसा हो तो 100% काट के 0 दे देगा आपको। इंटीग्रेशन इनडेफिनेट के अंदर c लगाना ही लगाना है, डेफिनेट के अंदर ये c नहीं लगता। इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स। बात समझ में आ गई। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक ही के 2 या 2 से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर हर फंक्शन का सिर्फ एक ही फिक्स वैल्यू होती है, इसलिए वो डेफिनेट कहलाता है। डेफिनेट वैल्यू होती है उसकी एक, लेकिन इनडेफिनेट में एक से ज्यादा आंसर उसके हो सकते हैं। बात समझ में आई, बेसिक फंडामेंटल समझ में आया। तो ये सबसे पहला फार्मूला हमारे पास था बच्चे, जो आपने लिखा है बोर्ड पर, ये पहला इंटीग्रेशन ऑफ a dx इक्वल्स टू ax + c, सीधा सीधा याद करेंगे ax + c। दूसरा फार्मूला नोट करते चलें साथ साथ अपने पास, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। डिफरेंशिएशन में x की पावर n में पावर घटती थी, पावर कम हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि छोटा करना होता था। यहाँ पे पावर बढ़ती है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx आ गया, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x की पावर 6 अपॉन 6 + c। अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √x dx, इसी फॉर्मूले से आता है, इसी से। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि n, इसके आगे लिख लो n इज नॉट इक्वल टू -1। n -1 नहीं होनी चाहिए इसमें। क्यों नहीं होनी चाहिए n -1?
n-1 होते ही यहाँ जीरो आ जाएगी नीचे, तो ये नॉट डिफाइंड दे देगा, इसलिए n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो अगर -1 होगा फिर क्या होगा, फिर फार्मूला कोई और होगा, अभी बताऊंगा कैसे। तो 1/√x का जरा आप x की पावर n वाले फार्मूले से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। 1/√x मतलब x की पावर -1/2 हो गया, तो ऊपर आ गया -1/2 + 1/-1 निकालिए क्या वैल्यू आ रही 1/√x dx की। यही आ रही क्या 2√x + c तो लगना ही लगना है, c को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। अब आप इसे ओरल कैसे सोच सकते थे, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x 1/2√x, तो हमने सिर्फ √x को वहां रखा, नीचे वाले 2 को राइट में भेज दिया दूसरी तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/√x का अगर हम वापस से इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वो 2√x + c मिल जाता है। याद रहेगी बात, भूलेंगे तो नहीं। इसके बाद अगला फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx। वहां पर a⁻x का क्या हुआ करता था डिफरेंशिएशन, a⁻x log a to the base e। a⁻x log a to the base e। तो समझ लो उसका उल्टा कर रहे, तो जो उसके साथ कांस्टेंट था वो नीचे आ जाएगा अब की बार। तो इसका इंटीग्रेशन बैठेगा a⁻x अपॉन log a to the base e और प्लस c। कोई परेशानी? हाँ जी सर, कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा किसी के मन में? तो ये आपके पास a⁻x का इंटीग्रेशन आ गया सर हमारे पास a⁻x अपॉन log a to the base e। कोई दिक्कत? क्लियर है इतना सभी को? इसके बाद c की वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होगी, c कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, बस c टेकना, c लगाना बस, वहां पे c की वैल्यू निकालनी नहीं। जब c की वैल्यू निकालने की बात आएगी तो मैं बताऊंगा आपको उसका तरीका क्या है। उसके लिए वो आपको डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप यदि 1 मिनट के लिए आपके पास यदि सेकंड पार्ट हो, तो सेकंड पार्ट की एक्सरसाइज नंबर 7.1 में आप क्वेश्चन नंबर 22 पे यदि नजर मारें तो आपको दिखाई देगा वहां एक कंडीशन दे रखी है f2 की वैल्यू 0 है। तो जब आप इस d/dx ऑफ fx की ये वैल्यू है, दोनों तरफ का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से लेफ्ट वाला d/dx कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस। तो लेफ्ट में सिर्फ क्या बचेगा fx, और राइट वाले का इंटीग्रेशन जब होगा तो उसके अंदर c और आएगा। आप पूरे में 2 पुट कर देंगे और जहां पे लेफ्ट में f2 बनेगा उसकी जगह 0 रखकर c कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे, तब इन 4 में से एक ऑप्शन आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन रेयर आता है एग्जाम में, बस सी के टर्म्स में आपको अपना आंसर लीव करना होता है, सोचना कुछ नहीं होता सी के बारे में। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ जी, इतनी बात क्लियर हो गई भाई सभी को? यस सर। इसके बाद आगे चलते हैं। ये था हमारे पास a⁻x। अगला फार्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x into dx। सर a⁻x हो या e⁻x हो, बात एक ही है। तो यही फार्मूला लगेगा e⁻x अपॉन log e to the base e। क्या होता है log e to the base e? शाबाश, 1। तो e⁻x प्लस c रह गया। मैंने आपसे बताया था e⁻x इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी खुद वही है और जिसका डिफरेंशिएशन भी वो खुद है। ठीक है जी, ये उस शरारती बच्चे की तरह है जो क्लास में कुछ भी करता रहे, टीचर कहते हैं अगर मैं तुम्हें 2 बार डिफरेंशिएट करके 1 बार इंटीग्रेशन कर दूंगा, कहने लगे जी मैं भी e⁻x हूं, कुछ ही कर लो।
मतलब जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, कोई परिवर्तन नहीं आने का मेरे अंदर। तो ये आपके पास e रेज टू की पावर x का इंटीग्रेशन आ गया। आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, यानी कि x n की पावर -1। जब आप n को -1 रखेंगे तो वो 1/x हो जाएगा ना। अब 1/x का सपोज करिए मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, पावर 2 या 3 या 4 अगर होती तो नहीं होता ये, उस केस में तो वही फार्मूला लगता है x की पावर n वाला ही। लेकिन अगर 1/x आ गया मतलब लीनियर पावर आ गई अपॉन में, तो आप बताइए किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x हुआ करता था। शाबाश, log x का। log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log mod x प्लस सी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं इसलिए log mod x प्लस सी। जीरो नहीं होना चाहिए x, और वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि 1/x आ गया, जीरो होते ही तो यही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए x जीरो से बड़ा होना चाहिए। नेगेटिव नंबर का कभी भी log नहीं निकलता है। इसके बाद जी हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ, जी सर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस क्यों, माइनस किसने कहा? अरे भाई साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, ये तो सबको पता है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये होगा sin x प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ भाई, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन, वो माइनस उधर भेज देंगे, हाँ जी, माइनस cos x प्लस सी। बात क्लियर होगी, बात क्लियर होगी। अब साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। बिल्कुल ही रिवर्स है, बिल्कुल ही रिवर्स, जस्ट रिवर्स। जी हाँ, साइन कॉस टेन हो गया, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी, यही बैठेगा। जी हाँ सर, अगला फार्मूला, हाँ जी सर, sec x का sec x tan x डिफरेंशिएशन होता था, cot x का क्या होता था? माइनस cosec स्क्वायर एक्स, माइनस cosec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या होगा भाई? माइनस cot x प्लस सी। जी हाँ सर, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x, माइनस cosec x प्लस सी। भाई cosec x का cosec x cot x होता था, तो ऐसे ही cosec x cot x का माइनस cosec x प्लस सी आ जाएगा। कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा, मन में कोई शंका किसी के? इसके अलावा भी देखो साइन, अगर आप इधर से देखो, उधर से तो 6 के 6 पूरे हो गए, साइन कॉस 10 cosec sec cot सब पूरे हो गए। लेकिन इधर से यदि देखो तो मेरे पास कॉस और साइन का ही तो इंटीग्रेशन आया ना, तो मेरे पास अभी 10 का आया ना, कॉट का आया ना, सेक का आया ना, कोसेक का आया। तो ये 4 फार्मूले अलग हैं, इन फार्मूलों के प्रूफ भी हैं, और वो आप पढ़ेंगे 7.2 में, मैं पढ़ाऊंगा आपको।
तो है क्या वो फॉर्मूले? पहले वो फॉर्मूले इंटीग्रेशन ऑफ 10x, 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के लॉग मॉड cos x प्लस सी, इसे आप लॉग मॉड sec x भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब माइनस लॉग के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो वो इसका अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर देता है। आप बताओ कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉस का रेसिप्रोकल sec, तो चाहे तो आप इसे माइनस के लॉग मॉड cos x कह लो और चाहे आप इसे लॉग मॉड sec x कह लो, बात एक ही है। ज्यादातर जो यूज होता है वो माइनस के लॉग मॉड cos x यूज होता है, याद रहेगी बात। इसके बाद अगला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x प्लस सी। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, फॉर्मूला होता है हमारे पास log mod sec x प्लस 10x प्लस सी, log mod sec x प्लस 10x प्लस सी। इसके बाद हमारे पास आता है cosec x का, वो भी लिख लें अपने पास। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी। ठीक है जी, क्लियर है भाई यहां तक की बात? Yes, sir. इसमें ना दो फॉर्मूले और आते हैं इसी के अंदर ही, मतलब इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे? 1 मिनट के लिए समझो, क्लास 10th का काम है वैसे तो। sec को क्या लिख सकते हैं? 10 को क्या लिख सकते हैं? Sin upon cos. साइन अपॉन कॉस। एलसीएम ले लूं यदि तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 के साथ कॉस होना चाहिए, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर। हाँ जी, क्या होता है हमारे पास? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, यही होता है। और Yes, साइन sir. एक्स का फार्मूला पढ़ा था पिछले साल, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, यही पढ़ा था। 2 से 2 काट दूं, एक कॉस से एक कॉस, कॉस अपॉन साइन क्या आ गया? Cos. है कॉट, कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। इसी फार्मूले को यदि आप चाहो तो लिख सकते हो लॉग मॉड कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी, लेकिन यूज यही वाला होता है, पहले वाला ही। ये इसका दूसरा फार्मूला आपको बता दिया मैंने कि ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे इसका 2 फार्मूले होते हैं ऐसे इसका भी 2 होते हैं। कॉसेक को क्या लिख सकते हो आप? कॉसेक को, हाँ जी, ये तो सिर्फ समझाने मात्र के लिए है, याद करना चाहो कर लेना। कॉस होता है 1 अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये हो गया 2 साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2। 2 से 2 साइन से एक साइन, क्या रह गया? तो ये आ गया आपके पास इसी का दूसरा फॉर्मूला, लॉग मॉड 10x बाय 2 और प्लस सी। नोट कर लें अपने पास। तो आपके पास sec x dx के 2 फार्मूले और cosec x dx के 2 फार्मूले, ठीक है जी सर। इसके अलावा 3 फार्मूले और हैं हमारे पास इसमें, 19 ही लगभग फार्मूले, 19-20 ही उसमें है और 19-20 ही फार्मूले इसमें है।
16 के बाद 17वां फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका था ये डिफरेंशिएशन? साइन इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का भी तो यही था, माइनस लगा के। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये भी है और ये भी है, ये दोनों इसी के इंटीग्रेशन है। यहाँ dx लिख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस सी या माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। माइनस लगा लेना भाई यहाँ पे। इसके बाद बात करें इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। हाँ जी, किसका फार्मूला था ये? सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है जी। तो ये आपके पास कुल मिलाकर 19 फार्मूले आए, जिस पर हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन टिका हुआ है। जैसे डिफरेंशिएशन के 20 बेसिक फार्मूले थे, 19-20 ही, सेम वे इंटीग्रेशन के ये फार्मूले हैं। बस इसके अंदर टाइप्स ऐसे ही आएंगी, जैसे आपके पास डिफरेंशिएशन के अंदर वेरियस टाइप्स आई थी, अकॉर्डिंगली हमारे पास इंटीग्रेशन की भी अलग अलग टाइप्स आएंगी। उसमें 3 रूल और हुआ करते थे, डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल। इसके अंदर कोई रूल नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ टाइप्स होती हैं। 2 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में यदि इसके अंदर आते हैं तो इसके लिए कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता। आगे जाकर एक रूल आता है इसके अंदर जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो एक टाइप में काउंट होता है, रूल में काउंट नहीं होता। तो वो हम स्टेप वाइज चलेंगे, एक्सरसाइज वाइज चलेंगे। घर से कोई होमवर्क नहीं है आपके पास, सिंपली यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। टुमारो वी विल डिस्कस फर्स्ट एक्सरसाइज हियर इन द बैच। जब तक आपके एग्जाम ओवर नहीं होते अप टू 11, कोशिश करूंगा कि होमवर्क कम से कम दूं, चाहे वो एग्जाम किसी भी चीज का हो। मेरी तरफ से तो एग्जाम ही है, उसमें चाहे वो कुछ भी है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें सभी कि फॉर्मूले एटलीस्ट लर्न कर लें, जिससे कि कल मैं आपको जब ये एक्सप्लेन करूं एक्सरसाइज, तो आपको ये दिक्कत ना आए कि जी ये कहां से आ गया, वो वाली बात ना हो। बस जो स्टूडेंट बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी सुन लें, अगर फॉर्मूले याद नहीं हुए या कल आप यहाँ मौजूद नहीं हुए तो आगे का इंटीग्रेशन समझ में नहीं आने का। और इंटीग्रेशन समझ में ना आने का मतलब चैप्टर 7 भी गया, 8 भी गया और 9 भी गया। 3 चैप्टर गए एक साथ। मर्जी आपकी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बस जी, होमवर्क ये है आपके पास कि लर्न ऑल फॉर्मूलाज।